वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आज चलिए क्लास 9 के हम देख रहे हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4.1। 4.1 में हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले इसके बारे में जान लें हम कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है दो चरों वाली रैखिक समीकरण। अब ये चर क्या है, यानी वेरिएबल क्या है, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। पहले हम इसके बारे में जान लें। एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये सब हमें वेरिएबल है। प्रश्न से दिखाई दे रहा है, आपको लिख बोल रहा है कि दो चरों वाली रेखीय समीकरण, यानी दो वेरिएबल होंगे। चलिए हम इस वेरिएबल को पहले देखें कि ऐसा कैसा समीकरण आएगा जिसमें हमें दो वेरिएबल मिलेंगे। तो इसका फार्मूला होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। समीकरण का जो कंस्ट्रक्शन होता है ऐसे ही होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जहां आप जानते हैं कि ये जो है कोफिशिएंट है, बी भी कोफिशिएंट है और सी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसमें दो वेरिएबल हमें दिखाई दे रहा है। इस इक्वेशन में हमें दो वेरिएबल दिखाई दे रहा है। पहला वेरिएबल जो है x है और दूसरा वेरिएबल जो है y है। अब इसमें x और y का वैल्यू हमें अप्लाई करना है या मानना है, जो भी करना है हमें, लेकिन a b c तीनों का जो वैल्यू होगा कांस्टेंट होगा। उसमें 1 2 3 ये देगा। जैसे a b c ये हमारा होगा, इसमें 1 2 3 डॉट डॉट कुछ भी दे सकता है। ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ये मत समझिए कि 1 2 हम लिख दिए तो यही होगा, 0 भी हो जाएगा, -1 भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। अब चलिए इस समीकरण को हम एक देख ले। फॉर एग्जाम्पल हमें दे दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हमारा समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब इस फार्मूला पर चूंकि हमको लिखना है, ये देखिए समीकरण हम आपको दिए हैं। हम दिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमें इस फॉर्म पर इसको ले जाना है। तो हमारा ए एक्स ये हो गया, बी वाई ये हो गया और सी जो है ये है। सी हमारा जो 5 है। अब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस वाई, इसको पक्षांतर करके लाएंगे -5 इज इक्वल टू 0। यानी इस समीकरण में इस फार्मूले पर हमने नोट कर दिया। कभी कभी इसको ऐसे दे देगा y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। बोलेगा इस स्टैंडर्ड फार्मूला पर लिखिए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। अब देखिए इस वेरिएबल में भी ये रूल होता है कि एक क्रम से चलिए, एक सीक्वेंस से ही हमें चलना है। अब यदि हम इसको लिख दी इस तरह से y माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू, माइनस पक्षांतर करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये सीक्वेंस में नहीं है। सीक्वेंस का मतलब ये हो गया कि हम जो लिख रहे हैं वो हमारा लिखने का तरीका कैसे है। तो हमारा जो फार्मूला बता रहा, पहले x वाला वैल्यू आना चाहिए, उसके बाद से y वाला आना चाहिए, फिर c आना चाहिए। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या अब ऐसे लिख सकते हैं -3x, उसके बाद से हमने y कर दिया प्लस y -5 इक्वल टू 0। क्या इस कॉन्सेप्ट में लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा दिया हुआ है 3x, इसी को हम पक्षांतर करके इधर ले लें -y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये जो हमारा सिस्टमेटिकल है, ये जो हमारा सीरीज है, ये सबसे बेस्ट है, ये ठीक है। लेकिन देखिए इसमें आगे माइनस आ रहा है, फिर माइनस को इसे आपको हटाना पड़ेगा। लिख दिए तो अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो बेस्ट इसका सीक्वेंस आ रहा है ये आ रहा है।
तो ये सीक्वेंस लिखते समय भी आपको ये ध्यान देना है कि ए एक्स यानी एक्स जो वेरिएबल है वो पहले आए, उसके बाद से ही वाई वेरिएबल आना चाहिए। चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं, हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। हमारा एक्सरसाइज दिया है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए है। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखें क्या बोल रहा है। हमें एक इक्वेशन को फॉर्म करना है जिसमें इस क्वेश्चन का सहारा लेना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसके हिसाब से हमें एक इक्वेशन बनाना। हिंदी में, पहले इंग्लिश में देखें। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हिंदी में समझ लें, कह रहा है कि नोटबुक की जो कीमत है वो पेन की कीमत की दुगुनी है। इसको एक समीकरण बनाना है, कथन को एक समीकरण के रूप में, रैखिक समीकरण के रूप में निरूपित करना है जिसमें दो वेरिएबल हो। तो दो वेरिएबल होने के लिए हमें सबसे पहले इस वेरिएबल को मानना पड़ता है। हमारे पास दो चीजें, एक है नोटबुक और एक है कलम, दो चीजें। तो नोटबुक को हम x मान लें, लिखेंगे एक नोटबुक का जो कॉस्ट है वो कितना है, x मान लेंगे। इस तरह से दूसरा हम मानेंगे एक पेन, जो हमारे पेन है, जो हमारे पास पेन एक जो बोल रहा है उसका जो वैल्यू हम मान लेंगे y। अब क्या कह रहा है, अब इसको हम पहले इस तरह से लिख देंगे x और y, यानी y इक्वल टू क्या, एक तराजू है, दोनों को हमें बैलेंस करना है, दोनों बराबर कर देना। तो कह रहा है जो इसकी कीमत है, एक नोटबुक की जो कीमत है वह पेन की कीमत की दुगुनी है। पेन की कीमत क्या है, y, इसके ये दुगुना है, यानी जब इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ समीकरण क्या बनेगा, x इक्वल टू 2y, या हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण बन गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया। एग्जाम्पल में हम कई तरीक़ा से इसको दिखा सकते हैं। जैसे नोटबुक की कीमत x है और पेन की कीमत y है, इसको हमने यहाँ लिखा। अब कह रहा है कि नोटबुक का जो कीमत है दुगुना है किसके, पेन की कीमत से। तो ये जो है ये इसकी क्या है, दुगुना है। तो दुगुना है इसका मतलब 2 से हम भाग दे दें, यानी हम कर दें x बटा 2, तो y के बराबर हो जाएगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 2y, या हम लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0, यानी दोनों दशाओं में हमारा इक्वेशन एक बराबर आ रहा है। तो इस तरह से हम इक्वेशन को मानते हैं। आगे चले, दूसरा क्वेश्चन हम इसी प्रश्न में देखें। एक्सरसाइज 4.2 का ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 4.2 में क्या दे रहा है, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देख लें। कह रहा है एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन इन ए फॉर्म ax plus by plus c and indicate the value of a, b, c in each cases। नीचे देखिए क्या दे रहा है, कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax plus by plus c के रूप में व्यक्त कीजिए और a, b, c का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ आप इक्वेशन को देखेंगे, सभी इक्वेशन को देखें तो कुछ इक्वेशन जो है इस फॉर्म में है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में है, बाकी इक्वेशन उस फॉर्म में नहीं है। चलिए हम एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले हम नंबर लिख रहे हैं 1 में हमारे पास दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.3 रेकरिंग 5। रेकरिंग का हमें इसमें कुछ नहीं लेना देना है, हमें इक्वेशन पर ध्यान देना।
अब यहाँ फार्मूला क्या कर रहा है, हमारा फार्मूला कह रहा है कि ये होना चाहिए किस पर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए एक्स तो ये हो गया, बी वाई ये हो गया, सी जो है ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड में चाहिए और यहाँ 0 चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 9.35 रेकरिंग इज इक्वल टू 0। इसमें हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या पूछ रहा है, ए बी सी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी का इसमें वैल्यू क्या हो रहा है, ए हमारा हो जा रहा है 2, बी हमारा हो जा रहा है 3 और सी इक्वल टू हो जा रहा है हमारा 9.35 रेकरिंग। अब रेकरिंग की बात हम बाद में देखेंगे, इससे हमें यहाँ मतलब नहीं है। रेकरिंग आप जानते भी हैं कि क्या होता है। इसी तरह से आप यहाँ देखें, दूसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखें। दूसरा नंबर क्वेश्चन को आप तो चाहे बना भी सकते हैं या इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 2 नंबर जो दिया हुआ है उसमें दिया है x माइनस वाई अपान 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो बड़ा आसान तरीका ये है कि जो इसका डिनोमिनेटर दिया हुआ है उस डी के डिनोमिनेटर को हटाने के लिए उस डिनोमिनेटर से बाकी के पदों में गुणा कर दीजिए, ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो यहाँ 5 है, 5 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5x माइनस वाई माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इक्वल टू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो इक्वेशन जब इस तरह से बन गया तो देखिए ये भी इक्वेशन का जो फार्मूला ये सही है, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि ये गलत है। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 1/5 और c इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस 10। लेकिन जब इस फॉर्म में आप समीकरण को ला दिए तो यहाँ पर हो गया a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू हो गया माइनस 1 और c इक्वल टू हो गया माइनस 50। ये हमारा इक्वेशन कुछ बन गया। फिर इसमें भी हम देखें, अब आप देख लें इसको यदि आप पक्षांतर कर दें इधर तो आराम से आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इसमें हम क्या बताए हैं कि कोशिश कीजिए x को क्लियर रखने के लिए यहाँ पक्षांतर करेंगे तो इन दोनों को हम इस बगल लेकर चले हैं तो हमारा समीकरण कुछ इस तरह से बन जाएगा। नंबर 3 का ये पक्षांतर करके प्लस सब दोनों इधर लेकर चले तो हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा माइनस 3y और ये तो दाहिने साइड में ही है, दाहिने साइड में प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें a लिखिए, ये b हो गया और ये हमारा c हो गया। इसी तरह से इसको पक्षांतर करेंगे। ये 4 नंबर क्वेश्चन हम देख लें, दिया है x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 3y दिया है तो इसको हम बनाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। यानी इसमें देखें c का वैल्यू नहीं दिया है। इस प्रश्न में हमारा c का वैल्यू खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा हो गया x माइनस 3y इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू हो गया 1, b इक्वल टू हो गया माइनस 3, c हमें नहीं दिया है तो हम c 0 डाल लेंगे। इसी तरह से इसको भी पक्षांतर करें, फिर इसको पक्षांतर करें, यानी सबको आप पक्षांतर करके बना सकते हैं। बस इतने ही आपको याद रखना है कि x के पास जो होगा वो a होगा, y के पास जो होगा b होगा और तीसरा पद जो होगा कांस्टेंट वैल्यू जिसको कहते हैं वो c होगा। इसमें आप देखें 8 नंबर में क्या दिया है, दे दिया 5 इक्वल टू 2x। पहले समीकरण को सुव्यवस्थित तरीका से लिखिए। इस तरह से लिखने से कोई फायदा नहीं, सुव्यवस्थित जब लिखेंगे तब सही होगा। अब देखिए इस पक्षांतर को हम इसको ले रहे हैं इधर 0 हो गया, ये हो गया 2x माइनस 5। अब 0 पहले लिखते नहीं, अब इसको या हम करके लिख सकते हैं
2x माइनस 5 इजक्वल टू 0। तो इसमें हम देख लें, ए हमारा मिल गया 2, बी हमारा मिल गया 0 और सी हमारा मिल गया -5। तो ये हमेशा आप याद रखें कि प्रश्नों को जब भी लिखें इन ऑर्डर में लिखें, क्रम में लिखें जिसमें x सबसे पहले आया हो। कोशिश करें कि x के पास यदि कोई चिन्ह हो तो उस चिन्ह को हटा दें। x के पास जैसे कोई चिन्ह से मतलब माइनस हो गया, यदि माइनस आ रहा है x के पास तो ना हो, उसको पक्षांतर करके उस चिन्ह को हटा लें। दूसरी चीज ये देखना है कि यदि कोई भी पद फ्रैक्शन में दिया हो या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया हो तो ये ध्यान दें कि कोशिश ये कीजिए कि उस समीकरण में डिनोमिनेटर खत्म हो जाए, क्योंकि आपके लास्ट में 0 आ रहा है तो 0 जब भी आएगा तो आप आसानी से डिनोमिनेटर को हटा सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूँ, आपको दे दिया कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए दे दिया 2/3x प्लस 1/5y माइनस 7/10 इजक्वल टू 0। इस तरह से इक्वेशन दे दिया। तो सबसे पहला हमारे काम यही करना है कि हमें इक्वेशन का एलसीएम निकाले 30, ये भाग दें 10 दूना 20 x प्लस इसमें भाग दे दें 6y माइनस इसमें भाग दें 21 इजक्वल टू 0। एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 20x प्लस 6y माइनस 20x प्लस 6y माइनस 21 और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, यानी हमारा इक्वेशन हो गया जिसमें हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया और ये हमारा c हो गया। यानी a हमें 20 मिला, b हमें 6 मिला और c हमें -21 मिला। तो ये जरूर आप ध्यान दें कि इक्वेशन को आप एक नॉर्मल रूप में लाएं,